आज क्या हुआ, मैं पढ़ रहा था सेक्शन नंबर 36 सब सेक्शन 1। ये सेक्शन डील करता है अदर डिडक्शन से। है ना। तो अब डिडक्शंस मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ या तो मैं कोई खर्चा करूँगा जिसका मुझे या तो मैं कोई एक्सपेंस करूँगा जो मुझे अलाउेबल हो जाएगा, तो इसको मैं बोलूँगा कि ये मुझे डिडक्टिबल है। या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी जो शायद मेरा खर्चा नहीं है लेकिन मुझे अलाउ हो रहा है, जैसे डेप्रिसिएशन। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ना कोई लोन दे रहा है, ठीक है, मुझे किसी ने लोन दिया, ठीक है, मैंने उसका पेमेंट कर दिया उसके बिहाफ पे, या किसी ने मुझे एडवांस दिया, ऐसा बोल लेते हैं, और मैंने उसके बिहाफ पे उसका पेमेंट कर दिया, तो क्या ये लोन और ये जिसे हम एडवांस कह रहे हैं, क्या ये मेरी इनकम हो सकती है? अगर मैं कहूँगा हाँ, तो आप कहोगे कि भाई या तो तू पागल है या हमें बना रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, ना मैं पागल हूँ ना मैं आपको बना रहा हूँ। तो भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आइए हम देखते हैं। तो भाई जिस सेक्शन की मैं बात कर रहा था वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 36(1) और इसका सब क्लॉज है 5A। ये बोलता है अमाउंट रिसीव बाय एन एसएससी, ठीक है, मतलब कोई अमाउंट रिसीव हुआ है एसएससी को, और एसएससी कौन है? एक एम्प्लॉयर है। किस लिए रिसीव हुआ है? एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। कॉन्ट्रीब्यूशन किस चीज़ के लिए है? कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर हिज वेलफेयर फंड, तो इसका हमें डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। यही बोलता है सेक्शन नंबर 36(1)(5)(a)। अब डाउट मेरा ये है कि भाई ये तो किसी ने ऑन हिज बिहाफ मुझे पेमेंट करने के लिए पैसा दिया था, ठीक है, तो भाई ये मैं अपनी इनकम में से कैसे डिडक्ट कर लूँ? पहला क्वेश्चन ये है ना। दूसरा, अगर किसी ने मुझे पैसा नहीं भी दिया और उसने बोला कि तुम मुझे जब पैसा दे रहे हो उसी समय उसमें से कुछ डिडक्ट करके मेरी तरफ से दे देना, तो इस केस में भी एक्सपेंस नहीं होता। तो फिर भाई ये डिडक्टिबल कैसे है? ना तो ये इनकम है ना तो ये एक्सपेंस है, ये तो भाई एक टाइप से है एक एडवांस। तो फिर ये डिडक्टिबल कैसे है? तो भाई बहुत मेहनत के बाद मुझे इसका आंसर मिला, और इसमें हमको बहुत सारे सेक्शन इंटर रिलेट करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक, मे भी आपको पता हो और मे भी ना हो, तो अगर नहीं है सो आई एम देयर टू हेल्प यू। तो भाई क्या हुआ कि एक था एम्प्लॉयर, ये हम एक स्टोरी बना रहे हैं जो एकदम एब्सर्ड है, ठीक है, और हम इसी केस को लेके अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्या हुआ, एक था ए जो था एम्प्लॉयर और दूसरा बंदा था बी जो कि था एम्प्लॉय। तो भाई ये दोनों कौन सी रिलेशनशिप में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, है ना। किस में है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो क्या हुआ, ए एम्प्लॉयर को क्या देगा? ऑफ कोर्स सैलरी देगा। तो इसने वही किया, ए ने बी को सैलरी दिया, ठीक है। कितनी सैलरी दिया? ए ने हम सपोज करते कि 50,000 रुपीज़ की सैलरी दे दिया बी को, ठीक है। अब इतना तो हमें कॉमन सेंस है कि जब भी हम एम्प्लॉय की बात करते हैं तो एम्प्लॉई के पास दो ऑप्शंस होते हैं, यानी उसको दो चीज़ें फुलफिल करनी पड़ती है अगर वो ईपीएफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है। तो एम्प्लॉयर को अपना कंट्रीब्यूशन डालना है और एम्प्लॉय को अपना कंट्रीब्यूशन डालना है, किस में? ईपीएफ अकाउंट में, है ना। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। तो कुछ कंट्रीब्यूशन डालेगा एम्प्लॉयर, कुछ डालेगा एम्प्लॉय, और दोनों मिला के बन जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। तो इस केस में क्या हुआ कि ए ने सैलरी दिया बी को, कितनी? 50,000, ठीक है, और इसने अपनी तरफ से, मैंने अप्रॉक्स अमाउंट लिया 5,000 का। ये रेट से रिलेटेड नहीं है, मे भी ये गलत हो सकता है, बट हमें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानना है। तो इसने
5,000 रुपीज़ डिडक्ट कर लिया और 45,000 का नेट पेमेंट उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, किसके, बी के। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब बी के पास 45,000 रुपीज़ आ गया बैंक में, अब ये तो बी को भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, तो बी को भी 5,000 ही जमा करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि भाई ए ने तो अपना 5,000 जमा कर दिया और फिर बी के पास जो सैलरी थी उसमें से बी ने अपना 5,000 जमा कर दिया। तो अगर इसका नेट इफेक्ट मैं बी की सैलरी पे देखूं तो भाई बी की सैलरी थी कितनी, 50,000, उसमें से 5,000 जो था वो ए ने काट लिया था उसको सैलरी देते टाइम, जिसका वो क्लेम कर लेगा डिडक्शन एज एन एक्सपेंस, क्योंकि ये तो उसके लिए खर्चा है। और दूसरा जो कि एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन ना होके एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन था, यानी कि एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से 5,000 जमा कर दिया। अब ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा, दोनों ने अपनी अपनी चीज़ें फुलफ़िल कर ली और कंट्रीब्यूशन जमा करते गए, तो ना कोई रूल वायलेट हुआ ना कोई दिक्कत आई। तो अब बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा। अब बी ने एक दिन दिमाग दौड़ाया, बी ने कहा कि सर आप तो जाते ही हो 5,000 जमा करने, राइट। बी ने कहा सर आप तो जाते ही हो 5,000 जमा करने, तो मेरा भी 5,000 ले जाओ, है ना भाई। जब आप तो जा ही रहे हो ना, तो पैसा कोई भी दे, चाहे मैं दूँ या आप दूँ, कट तो मेरी सैलरी से रहा है, तो आप 5,000 मेरा भी ले जाओ, ठीक है। तो भाई ए ने कहा ठीक है यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले जाता हूँ, ठीक है। अब इन सब का नेट इफेक्ट क्या आया देखते हैं। बी ने पैसा लिया और जमा कर दिया, ए ने पैसा लिया और जमा कर दिया उसके अकाउंट में, तो भाई इसका कंट्रीब्यूशन फिर फुलफिल हो गया। इसकी सैलरी पे नेट इफेक्ट उतना ही आया, 10,000 का 5,000 और 5,000। लेकिन अब यहाँ से हमारा डाउट शुरू होता है कि भाई सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन नंबर 36(1) अप्लाई होता है यहाँ पर, 36(1)(5)(a). 36(1)(5)(a) कहता है कि ये जो कंट्रीब्यूशन मिला है ना, जो तुमको एम्प्लॉय ने दिया था अपने बिहाफ में पे करने के लिए, वो तुम्हें एज अ डिडक्शन क्लेम हो जाएगा, ठीक है, वो तुम्हें एज अ डिडक्शन क्लेम हो जाएगा। लेकिन कब होगा, उसकी एक कंडीशन बताई गई है, वही कंडीशन हम देखते हैं कि कब अलाउ होगा ये डिडक्शन। तो ये भाई साहब अलाउ होगा अगर 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 ये ड्यू डेट पे पेमेंट हुआ है तो। अब भाई ये ड्यू डेट जो वर्ड है ना, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो, क्योंकि ये 2 बार यूज़ होने वाला है और दोनों बार अलग सेंस में यूज़ होने वाला है। तो हम देखते हैं कि पहला सेंस क्या है जो इस सेक्शन में यूज़ हो रहा है। तो इस सेक्शन में ये जो यूज़ हो रहा है वो ये कहता है कि द ड्यू डेट मीन्स द डेट बाय विच द SSC is required as an employer to credit such contribution to employees account। ठीक है, employees account यानी हमारे केस में किसका अकाउंट हुआ, ऑफ कोर्स बी का। इन रेलिवेंट फंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ ऑन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और अदरवाइज। ठीक है, इसको मैं रेड करता हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस लॉ के अंतर्गत हमने ये अमाउंट डाला है, उस अमाउंट को डालने की जो लास्ट ड्यू डेट है, यानी जो लास्ट डेट है जिसके बाद इंटरेस्ट पेनाल्टी वगैरह लगेगा, उस डेट के पहले हमको इसको जमा करना है। ठीक है, होप ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसने बोला एज पर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 द अमाउंट्स अंडर कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ एनी पर्टिकुलर मंथ, यानी एक मंथ का पेमेंट कब करना है, विद इन 15 days ऑफ द क्लोज ऑफ एवरी मंथ। कब तक करना है, 15 days ऑफ द क्लोज ऑफ द मंथ, यानी अगर जनवरी का है तो मुझे 15 फरवरी तक पेमेंट कर देना है। और यही कहता है कौन, हमारा सेक्शन
जो कि डील करता है अदर डिडक्शन से। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे आराम से डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, होप ये चीज़ क्लियर होगी। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ भूल गए, जो हमारा टॉपिक था कि भाई साहब डिडक्शन कहाँ है। ना तो यहाँ पर कोई इनकम है, ना तो कोई एक्सपेंस है, ये तो पूरी तरह से लोन है। तो भाई डिडक्शन क्या, कहाँ गया डिडक्शन? तो उसका आंसर निकालने के लिए हम इसी केस को अब सोचते हैं एक एम्प्लॉयर की नज़र से। तो देखते हैं। अब मैं जो कि एक एम्प्लॉयर था, है ना, ए। अब हम इसमें बनाते हैं दो केस। एक है हमारा प्रीवियस केस और एक है न्यू केस। ठीक है, प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, हम उसको सैलरी दे रहे थे ऑफ कोर्स कितनी, 50,000 की, राइट। दोनों ही केस में हम 50,000 ही दे रहे थे उसको। हम EPF काट ले रहे थे, है ना। कितना काट रहे थे, 5,000 अपना वाला। ठीक है, तो जब मैं एक्सपेंस क्लेम कर रहा था एज एन एम्प्लॉयर अपने PGPV वाली इनकम में, तो मैं एक्सपेंस कितना क्लेम कर रहा था, इस केस की बात कर रहा हूँ मैं एक्सपेंस क्लेम कर रहा था 45,000 जो मैंने उसको सैलरी दिया, और 5,000 जो मैंने EPF दिया, यानी नेट में कितना ले रहा था अपनी सैलरी, 50,000, है ना। इस केस में मैंने तो एक और EPF दे दिया है, यानी प्लस 5K, यानी मैंने उसे नेट सैलरी तो कितनी दिया, 40,000, है ना। तो अगर हम इसी हिसाब से इस केस को निकालें, अब मैं फिर दो तरह की डिडक्शन ले सकता हूँ। एक तरह का डिडक्शन है कौन सा, जो मैंने उसको सैलरी दिया, यानी 40,000 जो मैंने नेट सैलरी दिया, और EPF जो कि है 5,000। अब यहाँ मैं 5 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि और 5,000 मुझे लिखना चाहिए, जबकि मैं लिख रहा हूँ सिर्फ एक बार। तो मैं ये एक बार इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो दूसरी बार का 5,000 है ना, इसी 5,000 के लिए ये ड्यू डेट वाला फॉर्मेट और फॉर्मूला लगता है। अब आपको क्लियर होगा, यानी ये 5,000 मैं तभी लूँगा जब मैं इस 5,000 को ड्यू डेट के पहले पे कर दूंगा, और ड्यू डेट क्या है, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब बात करते हैं हम इस वाले 5,000 की, और इस 5,000 की बात करता है हमारा अगला सेक्शन, जो है 43B। 43B कहता है कि अगर ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है उसको आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के बिफोर पेमेंट नहीं किया, तो आपको डिडक्शन उस साल में नहीं मिलेगा, राइट। इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉट बिफोर ड्यू डेट, तो अगर आप ड्यू डेट के पहले पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब दोनों सेक्शंस में डिफरेंस क्या है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर डेट कौन सी है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, और यहाँ पर डेट है
ड्यू डेट ऑफ सबमिशन एज पर लॉ, राइट। यहाँ तो जो लॉ बोलता है उसके हिसाब से डेट है, और यहाँ हमारी ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स के रिटर्न की जो डेट है वो है। अब इसमें ऐसा डिफरेंस क्यों, और ये डिफरेंस ही सबसे बड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास सबसे इजी टूल ये रिटर्न की डेट ही होगी। सेक्शन नंबर 43B में हमको ड्यू डेट चाहिए रिटर्न की, और रिटर्न की ड्यू डेट होती है नियर अबाउट सितंबर, किसी केस में अक्टूबर, कभी बढ़ गई कम हो गई, नवंबर तक जाती है नॉन रेसिडेंट्स के लिए। तो ये तो काफ़ी लंबी टाइम हो गया। जबकि आपने किसी व्यक्ति का पैसा लेके अपने पास रख लिए हो तो ये तो आपको जल्दी से जल्दी देना चाहिए, है ना। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आपको देना चाहिए ये वाला अमाउंट, लेकिन आप तो उसका पैसा लेके बैठ गए। तो इसलिए लॉ में ये इंटेंशन के साथ हमको बताया गया कि भाई अगर ऐसा पैसा तुम लेके रख रहे हो तो आपको उसको पहले जमा करना है तो ही डिडक्शन मिलेगा, वरना वो आपकी इनकम में चला जाएगा। तो ये इनकम तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ ये डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने ऐसा नहीं किया। तो क्या नहीं किया, तो ये 5000 को आपने जमा करना है बिफोर 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, होप ये चीज़ एकदम क्लियर होगी। बाकी तो हमारा पूरा सेक्शन हो गया। सेक्शन 43 भी हमने आसानी से समझ लिया। अब हम सीधे सीधे सेक्शन नंबर 43 का टेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, आपकी मेरी तसल्ली के लिए। ये हमारा सेक्शन नंबर 43B जो कि कहता है सर्टेन डिडक्शंस टू बी मेड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। तो अगर एक्चुअल पेमेंट है तो ये डिडक्शन मिल जाएगा। और इसका पॉइंट नंबर 2 है एनी सम पेबल बाय द SSC एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन फंड एज एन एम्प्लॉयर, यानी ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है जो कि ए का कंट्रीब्यूशन था, इसमें बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बी के कंट्रीब्यूशन की बात हमने कर ली ऊपर वाले सेक्शन में 36(1)(5)A में, लेकिन ये वाला सेक्शन नहीं है, ये तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। ये इंटर वाली चीज़ है, बाकी हम बाकी पॉइंट्स कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका जो मेन चीज़ है कि ये डिडक्शन कब मिलेगा, फॉर द पर्पस ऑफ। अच्छा, अगर मैं इसको अच्छे से पढ़ूँ ना तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। द फॉलोइंग सम्स आर अलाउड एज डिडक्शन ओनली ऑन बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट। एक्चुअल पेमेंट यानी कंडीशंस कितनी हुई, एक तो एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए और दूसरा है विद इन द टाइम, यानी इसमें 2 कंडीशंस होती हैं 1 और 2। एक पेमेंट होना चाहिए और दूसरा एक टाइम में होना चाहिए। तो पेमेंट कौन सा होता है वो यहाँ बता दिया गया फर्स्ट वाले पार्ट में, और सेकंड पार्ट में होता है कि कब होना चाहिए, और ये सबके लिए की है। और वो टाइम है क्या, पेड बाय द SSC ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1), जो भी हमारी रिटर्न की ड्यू डेट है हमारे केस में, उसके पहले हमें दे देना है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उसको पढ़ते हैं। As per section 224(10), any sum received by an SSC being an employer from his employee as a contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under the Insurance Act would be considered as the income of the employer। ठीक है, सबसे पहले हम उसको एज इनकम चार्ज कर लेंगे। द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अबोव सम, यानी इस सम के लिए हमको डिडक्शन कब मिलेगा, only if such sum is credited
क्रेडिटेड बाय द एसएससी टू द एम्प्लॉयज अकाउंट, यानी क्योंकि ये दूसरे का पैसा था, अभी हम 36 पे चल रहे हैं, तो ये दूसरे का पैसा जब उसने जमा कर दिया कहाँ, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट बीइंग द डेट स्पेसिफाइड इन द एक्ट, रूल और नोटिफिकेशन, उस रूल एक्ट में जो भी ड्यू डेट है उसके पहले उसको जमा कर देना। वो 15 तो हमने इसलिए लिया क्योंकि वो उस एक्ट के हिसाब से था जो हमारा एग्जाम्पल था ईपीएफ का, बाकी कोई और फंड नहीं हो सकता। नॉर्मली इसकी डेट 15 होती है, उसकी रिपोर्टिंग भी 3CD में होती है, दोनों ही पॉइंट की। अब चलते हैं एज पर सेक्शन नंबर 43B, एनी सम पेएबल बाय एसएससी एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड। अब हम बात करें किसकी, सेक्शन नंबर 43B जो कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपको कब मिलेगा, इफ द सेम हैज़ बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट एप्लीकेबल इन दिस केस फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। Provisions of section number 43B regarding allowability of certain expenditure in previous year only on actual payment basis। ये हमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेक्शन नंबर 43B के लिए, जो कि बोलता है कि ये 43B तब अप्लाई नहीं होगा और ना ही कभी माना जाएगा कि ये कभी अप्लाई होता था, किस केस में, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय जो कि एम्प्लॉयर को दिया है उन्होंने, उसके लिए। बस वही चीज़ है, और कुछ अलग तो है नहीं, बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं इसको एकदम ब्रीफ में लेके जाऊँ तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ तक तो हमने कॉन्सेप्चुअली समझ लिया, लेकिन अब ज़रा सा थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि भाई जब जैसे ही पेमेंट उसने दिया हमको, उसको यानी एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से जैसे ही उसको पेमेंट दिया वो उसके लिए इमीडिएटली इनकम हो गई, ठीक। सेक्शन 2 2410 में है ना, जैसे ही हमें कंट्रीब्यूशन मिला हमने उसकी इनकम रिकॉर्ड कर ली, भले वो लोन था लेकिन हमने उसको इनकम रिकॉर्ड कर लिया। अब इनकम रिकॉर्ड हो गई, लेकिन हमारे लिए तो वो इनकम तो है ही नहीं ना, वो तो हमारे लिए एक प्रकार से कुछ है ही नहीं, सिर्फ हमने उसके बिहाफ पे पैसा लिया और उसको उसी के अकाउंट में डाल दिए। तो अब इसका डिडक्शन मिलना चाहिए, तो इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा 36(1)(5)(a) में। बस इतनी सी बात है, होप आपको समझ आया होगा।